हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अगर कोई नया है तो सब्सक्रिप्शन बटन में ज़रूर क्लिक कर देना। जैसे कि आप जानते हो, आज का सब्जेक्ट है NAP 2020। बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेरीज था कि क्या है NAP 2020, क्या है उसमें, क्या इसको लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आगे जाके, या फ्यूचर में कैसे करके क्या पढ़ाई होगा। तो आज हम इस छोटे से वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि NAP 2020 में ऐसा क्या दे के रखा है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम लिया गया है कि कोई भी कंट्री का एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट रखने के लिए डे बाय डे, ईयर आफ्टर ईयर ये सब करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो NAP इंडिया में लागू किया था वो हुआ था 1968 में। 1968 में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट था, तब ये सबसे पहले लाया गया। सेकेंड टाइम जो उसका लाया गया NAP वो 1986 में, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का गवर्नमेंट हुआ करता था। देन 1992 में नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट जब था, तब इसके ऊपर थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया गया। एंड नाउ लॉन्ग आफ्टर 34 ईयर्स 2020 के तहत NAP लाया गया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ खास तरीके से एजुकेशन में इम्प्लीमेंट हुआ करता है रेगुलर इंटरवल्स में। जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल 21A के तहत जो राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, उसमें 6 to 14 ईयर्स जो है एजेस का बच्चे को क्या किया गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का बात उसमें किया गया था। तो रहा बात NAP 2020 का, ये एक्चुअली रिकमेंडेशन हुआ था बहुत पहले ही, जब HRD का मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हुआ करते थे। बट उस समय जो कमेटी बना, उसमें जो रिकमेंडेशन रखा गया था वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सेकंड टाइम कमेटी बनाया गया और उसका जो चेयरमैन था वो था डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी, और उनके साथ और भी 9 मेंबर्स थे जिनके साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन आगे जाके किया। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले रखा गया था। वो था सबसे पहले जो HRD मिनिस्ट्री था, उनका नाम जो है, उस डिपार्टमेंट का नाम चेंजेस किया गया था, से इट विल रीनेम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। सेकंड जो इसमें चेंजेस लाया गया था, उसमें कहा गया कि GDP इन्वेस्टमेंट का बात कहा गया था, जिसमें 1.6 से वो राइज होकर 6% तक करने के लिए बात किया गया था। थर्ड जो है टोटल फोकसिंग ऑन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो इसके तहत कहना था कि 50% राइज करना होगा बाय 2035। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट और कुछ डाटा भी है जो आप लोग नोट्स करके भी रख सकते हो कि फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी में काम आ सकता है। तो इसमें देखा गया तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको बनाया गया था, जिसमें 3-4 चीज़ों को एक साथ रखा गया। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी था, एकेडमिक का भी बात है इसमें, और जो हम वोकेशनल कोर्स का भी बात इसमें लाया गया। तो सभी को एक कॉम्बाइन इक्वल फुटेज में इसको लाने का कोशिश किया। अभी रहा बात इस पॉलिसी के तहत जो कैटेगरीज किया गया 5+, 3+, 3+4 के बारे में, वो चीज़ क्या है। 5 जो इसमें इस्तेमाल किया गया, जो कैटेगराइज किया गया, उसमें एक्चुअली रखा गया आंगनवाड़ी से लेकर प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक। इसको एक सेगमेंट किया गया जिसके तहत एज रखा गया 3 to 6। सेकंड जो इसमें बोला गया 3 ईयर्स के अंतर्गत, उससे कहा गया क्लास 3 से लेकर 5 तक, जिसका रखा गया एज 8 to 11। देन अगेन थर्ड का जो और एक रिकमेंडेशन रखा गया, जिसका क्लास 6 to 8 तक किया गया उसको डिविडेंड, और इसका एज ग्रुप जो है वो 11 से लेकर 12 तक दिया गया। एंड लास्ट जो 4 ईयर्स का जो रिकमेंडेशन रखा गया था वो है क्लास 9 से लेकर 12 तक, जो 14 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक उसको किया गया। तो ये था 5+, 3+, 3+4 का फॉर्मूला। अभी इसमें देखा गया कि बहुत सारा ऐसा एजुकेशन पॉलिसी भी इसमें इंक्लूड किया गया जो हाल ही में बहुत कंट्री में ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी ये कोशिश की इसमें इस तरह का कुछ इंप्लीमेंट किया जाए। जैसे कि इसमें देखा गया कि स्टूडेंट्स टू लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। तो ये जो है क्लास 6 से जो है वो कोडिंग का बात किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कोडिंग आजकल बहुत पॉपुलर बन चुका है। ढेर सारे ऐप्स भी यहाँ पर आ चुका है, ढेर सारे कंपनीज भी आ चुका है कि बच्चे लोगों को कोडिंग सिखाया जाता है, जो नेक्स्ट जनरेशन या फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो चाइना में बहुत अच्छी तरीके से बहुत साल से पहले ही इसको रिकमेंडेशन किया गया था। देन अगर यूरोप कंट्रीज़ का बात करें तो वहाँ पर देखा गया तो मदर टंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वो लोग का जोर देता है। स्पेशली जो अगर बात करें जो एकेडमिक लर्निंग के लिए उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मीडियम इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें देखा गया कि जो मदर टंग से जो लोग कुछ सीखता है वो अच्छी तरीके से उसको समझ पाता है। तो इसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया और टिल 5th ग्रेड तक। ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड में भी कुछ एक ड्रास्टिक चेंजेस लाने का कोशिश किया गया इस NAP 2020 के तहत, जिसमें कहा गया कि एक 360 डिग्री टाइप का एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें बच्चे लोग का एकेडमिक होगा, प्रैक्टिकल होगा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा और उसी बेस में उसको मार्क किया जाएगा। बट ये देखने का बात है कि कितना तरीके से वो ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट हो सकते हैं या क्या नहीं, वो आगे जाके देखा जाएगा। देन कुछ हायर एजुकेशन में भी कुछ चेंजेस लाने का बात यहाँ पर कहा है, और दो स्टूडेंट्स हो गो टू क्लास 11 and 12 एंड देन सो ऑन, उन लोग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 11 का अगर बात करें, जैसे हम 10th क्लास खत्म करके 11 में जाते थे तो क्या होता था, साइंस कॉमर्स आर्ट्स एक अलग अलग ग्रेड में होता था और उसका अलग अलग एक सेपरेशन होता था। अभी इस न्यू एजुकेशन के तहत क्या हुआ, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स को ये जो डिविडेंड था उसको फ्लेक्सिबल करिकुलम में रखा गया, ताकि उतना ज़्यादा डिविडेंड अभी आपको मिलेगा नहीं और किसी भी सब्जेक्ट को आप इजीली चूज कर सकते हो। नेक्स्ट लैंग्वेज का बात करें तो संस्कृत और अदर क्लासिकल लैंग्वेज को भी इसमें डाला गया। इस हर ग्रेड में इसको ऑफर किया जाएगा स्टूडेंट्स को, क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा।
देन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नाम का एक इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें कहा गया कि जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने वाला होता है, जो हम देखते हैं कि छोटा क्लास में पढ़ता है मगर उसका जो कैपेबिलिटी वो अपर क्लास जैसा है, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल एक अपॉर्चुनिटी रखा गया कि वो किसी भी जगह से वो एकेडमिक जो फ्लो है उससे हट के अगर किसी जगह में वो दूसरा कुछ जगह में जाता है तो 1 साल के बाद दोबारा उसी कोर्स से वो उसी जगह से वो स्टार्ट कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। नेक्स्ट है जो अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट है प्रोग्राम जो है उसको भी उसके अंदर भी बहुत सारा फ्लेक्सिबल किया गया। उसमें मल्टीपल एग्जिस्ट और मल्टीपल एंट्री ऑप्शंस भी साथ में रखा गया, जिसके तहत एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड, एमफिल को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और अभी इतना सारा चेंजेस अगर एजुकेशन में हो जाएगा तो थोड़ा बहुत टीचर्स के लिए भी चेंजेस चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया कि एनसीईआरटी के तहत एक नया फ्रेमवर्क उसमें रखा गया, जिसका आप लोग नोट्स करके भी रख सकते हो कि उसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, NCFTE 2021। इसके तहत कहा गया कि कुछ जो बाय 2030 मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स विल बी 4 years इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। तो ये एक ज़रूरी था जो रखा गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉलिसी की अगर बात करें तो यूनिवर्सल ऑफ एजुकेशन अचीविंग ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर उसमें ये मेन थीम था एक्चुअली इसका। एंड देयर विल बी नो लॉन्गर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इसमें देखा गया कि बहुत सारा इंप्लीमेंट चेंजेस का बात तो यहाँ पर कहा गया। पॉलिसी में बहुत अच्छा बात भी है और कुछ चीज़ को लेकर अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेट में वो डिबेटेबल इशू भी बन के रखा है। इवन बहुत सारे लोगों को क्लियरली समझ में भी नहीं आ रहा है कि एक्चुअली उसका इंप्लीमेंट कैसे होगा या बच्चे के ऊपर बच्चे की पढ़ाई के ऊपर किस तरह का इफेक्ट होगा, क्या अच्छा होगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिबेट्स, लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर देयर, बट स्टिल नाउ कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग को होप ही रखना है कि होपफुली वो अच्छा हो। और उसी बात जो मैंने पहले भी कहा कि इंडिया में या कोई भी देश में बहुत सारा चीज़ गवर्नमेंट जो है पॉलिसी जो है वो एडप्ट कर लेता है, बट आगे जाके कितना इंप्लीमेंट होगा या कितना हो सकता है ऑन ग्राउंड वो फ्यूचर में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, जिसका जो सोल्यूशन है वो ना आपके पास है ना मेरे पास। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों का लाइक और शेयर मिलते रहे तो आगे जाके और भी नया जो चीज़ों के ऊपर मुझे वीडियो बनाने में और भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।